सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। आज बड़ा अहम दिन है। इसराइल की नस्ल कुशी के खिलाफ आज आलमी अदालत इंसाफ से एक इंतहाई अहम फैसला सामने आ चुका है और गज़ा के हक़ में ये फैसला आया है और ये 17 में से 15 जजेस ने फैसले की तायद की, जिसमें नस्ल कुशी फौरी तौर पर इसराइल को बंद करने का हुक्म सामने आया है। तो ICJ ने नस्ल कुशी केस मुअत्तल करने की इसराइल की दरख्वास्त भी साथ ही साथ खारिज कर दी, मुस्तरद कर दी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से ये जो अहम फैसला सामने आया है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या इसराइल इस सारी सूरत हाल में इस हुक्म का पाबंद होगा या नहीं होगा। पहले आपको आज की हेयरिंग की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। तो आपको याद दिला दें, गज़ा में इजरायली हमलों के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई है। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी अदालत इंसाफ का ये जो फ़ैसला है ये मुनसफ़ी का हक़ अदा कर सकी है या नहीं कर सकी। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। आज हमारे साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी, शहज़ादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा स्टूडियो से उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबको मैं शुक्रिया कहूँगी। सबसे पहले मैं बढ़ूँगी, उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, किस तरह से आज के फ़ैसले को देख रहे हैं जो एक अहम फ़ैसला ICJ ने गज़ा के हक़ में दिया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसराइल की जो दरख्वास्त थी कि इसको फौरी तौर पर केस को ही ख़त्म कर दिया जाए, वो नहीं मंजूर हुई। अब जब तक इस पर आगे चलकर प्रोसीडिंग्स होंगी, जब ये सब बातें होंगी, मजीद इसमें शवाहिद सामने आएंगे, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया के सामने इसराइल का चेहरा आएगा कि किस तरह उन्होंने निहत्ते फ़लस्तीनियों को, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है, उनका कत्ले आम किया है। देखिए, ये जेनोसाइड का केस है, कत्ले आम का केस, और ये बड़ा सीरियस चार्ज है। अब जाहिर है कि इसके बाद ये मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए कि जिस तरह भी वो मीडिया का सहारा लेकर या अपने ताल्लुकात जो उसके तमाम मगरबी ममालिक में हैं उनका सहारा लेते हुए अपने ऊपर से ये दाग हटा सके कि जी हमने तो कभी कोई इंसानी खिलाफ वर्जियाँ नहीं की या हमने कोई कत्लेआम नहीं किया। अब ये जिस तरह पहले भी कौम में बहुत सी चीज़ें हैं उनमें ये इजाफा हो जाएगा और एक प्रेशर उस पर बनता चला जाएगा। अब भी आपने अगर देखा कि जिस तरह लोग निकले हैं, तो तारीखी हवाले से पब्लिक प्रेशर की अगर बात करें, मोबिलाइजेशन की बात करें, तो अब तक इसराइल पर ये सबसे ज़्यादा हमने दबाव देखा है, क्योंकि उसने जुल्म भी अब सबसे ज़्यादा कर लिया है। लेकिन दूसरा इसका एस्पेक्ट यह है कि फौरी तौर पर ना तो ये कोई बाइंडिंग उस तरह से इसराइल पर है, क्योंकि उसके दोस्त मालिक चाहे अमेरिका और बरतानिया उसके साथ रहेंगे, और ना ही कोई कत्लेआम अभी फौरी तौर पर रुकेगा। मगर ये ज़रूर हुआ है कि ये केस चलने से उसकी मजीद बदनामी होगी, लोगों के सामने मजीद हक़ाइक़ आएंगे। लेकिन इस ICJ का बाइंडिंग भी नहीं है, ना ही फौरी तौर पर मुझे लगता है कि जी ICJ की तरफ से यह है कि जी आपने हर सूरत इनको रोक देना है, मजीद नहीं करना, क्योंकि इसमें गालिबन जो टर्म इस्तेमाल हुई है कि जी आप ये फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म बंद कर दें, तो वो तो साफ कहते हैं हम तो उन पर कर ही नहीं रहे, हम तो हमास को टारगेट कर रहे हैं। वो अपने बहाने से ये चीज़ जारी रखेगा, मगर इंटरनेशनल लेवल पर यकीनन ये इसराइल की एक बहुत बड़ी हार है और ये केस आगे चलेगा। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये फैसला? एक तो ये गज़ा के हक़ में आया है, इससे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, हम बेहतरी के आसार नज़र आएंगे इसके बाद हमें? देखिए, मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि पहले मुसलमान ये बात करते थे, मुस्लिम दुनिया ये बात करती थी, तो उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। ये एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तशवीश और उसको अमवात का ज़िक्र करना, एक फ़लस्तीनियों का वो केस जो है वो एक प्रूफ हो जाता है। और जिस तरह इंसानी जुल्म, इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी वो बात नहीं है, जितना जुल्म और जितना बर्बरियत और जिस तरह बच्चों के साथ, सिविलियन के साथ जिस तरह उसने किया, तो वो उस दूसरी दुनिया में जो नॉन मुस्लिम दुनिया है, वहाँ पर कोई एक आध कोई इस तरह की बात होती थी, कोई ज़्यादा वो नहीं होता था। अमेरिका में भी आप देखें मुजाहरे भी हुए, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ मुजाहरे भी हुए। इस दफ़ा कोई एक इसराइल के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा हमवार होती दिखाई दे रही है, और इस फोरम से आना एक और एक स्ट्रेंथन करता है उनकी पोजीशन को, इसराइलियों की इस गनौनी जो एक उन्होंने किया मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनी मुसलमानों के, उनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है
कि उसने जो बर्बरियत की है और जिस तरह सफाकियत से वो उसने बमबारी की है, ना उसने ये देखा कि ये मस्जिद है, ना ये देखा ये हॉस्पिटल है, उसने देखा कि ये रिहायशी इलाका है, ना उसने देखा कि ये और वो दहशतगर्द कंट्री ना कहें उसको, क्या कहें, ये तो मुस्लिम दुनिया में ये था। लेकिन यह है कि इस फोरम से इस तरह की बात करना, इस तरह का फ़ैसला आना, इस तरह की उन चीज़ों को उन्होंने एक एंडोर्स किया है कि जो सफाकी उस तरफ से जारी थी, और जिस तरीके से इसराइल ने आम शहरियों को, आर्म्ड लोग नहीं थे, वेपन उनके पास नहीं थे, उसमें उस रिहायशी इलाकों को, बच्चों को, बूढ़ों को, यानी हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा, मसाजिद को तक को नहीं छोड़ा, वो एक बहुत ज़्यादा एक हो जाती है उनकी पोजीशन। ठीक है डॉक्टर फिजा, आप किस तरह से देख रही हैं आज के फैसले को? इसके बाद हम कुछ उम्मीद रखें कुछ रिलीफ के लिए कि गज़ा के जो मुसलमान हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा आज के फैसले के बाद, या फिर इजराइल इसको भी हवा में उड़ा देगा? देखिए, रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की किरण है जो अब हम देख सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन है। पहली बात तो ये कि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे थे, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी थी। 110 के करीब दिन हो चुके हैं, 7 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आप देख लें कि आज क्या तारीख है, जनवरी की। अगर अब भी ये केस ना सुना जाता तो फिर कब सुना जाता? मेरे ख्याल से जनूबी अफ्रीका को भी खिराजे तहसीन पेश कर देना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसराइल को एक तमाचा तो चलेंगे स्टार्ट में पड़ गया, एक आगाज हो गया कि इसराइल तो चाहता था कि इस केस को सुना ही ना जाए, ये काबिल समात ही ना हो। बहरहाल इसको काबिल समात करार दिया गया, लेकिन अब वहां देख ले कि 17 जो जजेस थे उनमें भी 2 ऐसे थे जो इस सोच को प्रमोट कर रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि जो जुल्म का सिलसिला 100 दिन से जायद हो चुके हैं जो जारी है, बर्बरी का सिलसिला जो जारी है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, खवातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बॉम्बिंग हॉस्पिटल्स तक पे की जा रही है, जहां ऑलरेडी लोग कश्मकश में जिंदगी और मौत की, जहां पे जख्मी किस हालत में होते हैं आपको पता है, और वहां पर भी ये इंसानियत सोज वाकयात रुक नहीं रहे थे। इन 17 में से 2 जजेस भी वहां पे ऐसा महसूस कर रहे थे कि शायद जो इसराइल की जानिब से किया जा रहा है वो शायद बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। अच्छा, एक तो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान था, उसको भी इन्होंने करने की कोशिश की। दूसरी बात है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ICJ से, इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज ये सीज फायर का कह देंगे, जंग बंदी का कह देंगे। अब ये दूसरा की जो बड़ा कन्फ्यूजन सा है कि जी जो नस्ल कुशी है और जो जहाँ पे शहरी आबादी है, इस हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन है। जैसे कि उसामा ने भी बात की कि वो तो ये मानते ही नहीं है इसराइल वाले कि हम कोई नस्ल कुशी कर रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो अपना हक समझ के कर रहे हैं, जिससे उनको को परमिट मिला हुआ है कि आप निहत्ते लोगों पे, मासूम लोगों पे बॉम्बिंग करें, चाहे वो हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, बच्चों को, औरतों को। 25,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं 110 दिनों में, और आप देखें कि तकरीबन लाख के करीब लोग जख्मी हैं जो कि हॉस्पिटल्स में अभी भी जो लोगों की हालतें, और जिस तरह उनकी फुटेजेस आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, तस्वीर आती हैं, आप यकीन जाने मैंने देखनी छोड़ दी, मैं नहीं देख सकती, नहीं देखी जा रही वो तस्वीर। बहरहाल जो जंग बंदी, सीज फायर का हुक्म अगर आज दे दिया जाता तो शायद बेहतर था। 1 महीने में सूरत हाल क्या होती है, ये जो गैर मामूली एक डेवलपमेंट आप कह दें, एक कदम उठाया गया है, 1 महीने में बड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एहतशामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। सर, वेलकम टू द शो। अब ये बताइएगा, ये जो आज का फैसला आया है, इस पेशरफ्त को किस तरह से देख रहे हैं आप? हमने सबसे अहम बात तो यह है कि जो हमारे लिए मुसलमान वाले के लिए थोड़ी सी मेरा ख्याल है एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि साउथ अफ्रीका ये मसला लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। करेक्ट। और इवेंचुअली बड़ी हद तक उन्हें इस हवाले से कामयाबी भी हुई। ये जिस तरह हम सब लोग कह रहे हैं कि काश के बजाय इसके कि नस्ल कुशी की बात होती, ये सीज फायर वाली बात हो जाती, सीज फायर होती तो फिर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो सकता था, और फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जा सकता था। ठीक है, वहाँ पे जाके अमेरिका ने इसको वीटो कर देना था, लेकिन फिर ये साउथ अफ्रीका जनरल असेंबली में भी जा सकता है। आपको याद होगा जैसे फॉर्मल सोवियत यूनियन के ज़माने में हुआ था, वहाँ ले गए तो केस में बड़ी जान बन जाती थी। या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थोड़ा सा इनिशियल फैसला जैसे कुलभूषण के खिलाफ हुआ था वो कर देते तो जिस तरह हिंदुस्तान को शुरू में बड़ी एम्बैरसमेंट हुई थी वो इनके लिए होती। अब देखना 2 ही बातें हैं कि जी इसके बाद क्या होगा। अब लगता तो नहीं है किसी तरीके से भी इजराइल पीछे हटने वाला जो करना जा रहा है, अगरचे हम देखने आए दिन बड़ी तेजी के साथ गैर मकबूल हो रहा है नेशनल जो वहाँ पे फार राइट भी जो उनको सपोर्टर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ लड़ना शुरू हो गए। अभी लोग बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट की बात होती थी कि जर्मनी ने जिस तरीके से यहूदियों को मारा था, लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर इजराइल में ओपिनियन बन रही है कि उससे ज्यादा काम तो अब गजा में हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि इजराइल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है
ये 153 ममालिक की बात तो नहीं सुनी थी जिन्होंने कहा था सीज फायर की जाए यूनाइटेड नेशन में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के बाद अगरचे इसकी हैसियत इतनी ज्यादा कोई बाइंडिंग वाली नहीं आमना होती है, एक मॉरल की एक अथॉरिटी बन जाती है, जिसके बाद आपको प्रेस लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, जिसको कहते हैं सिविल सोसाइटी के हवाले से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मेरा ख्याल है अब ये दबाव तो बढ़ेगा। उससे ज्यादा अहम बात है कि अमेरिका के लिए परेशानी की बात है। अमेरिका पे असल में दबाव आना चाहिए कि जो पूरी फुल फ्लैज पुष्पनाई कर रहा है इजराइल की, वो अगर पीछे नहीं हटेगा तो बात नहीं बनेगी। अब ये तो दबाव आया है। अब दूसरी बात जो मेरा ख्याल है अहम है ना आमना, वो ये है कि हमारे इस्लामी मालिक, उनको चाहिए कि जो जिनके खास तौर पर ताल्लुकात उनके साथ है, इसके इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्डन है, ये अपने थोड़ा सा स्टेप बैक करें। ये कम से कम ट्रेड लेवल पे मामला को कम करने की कोशिश करें। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इजराइल को जाए कि भी इस्लामिक दुनिया जो है ना वो आपसे खुश नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त चाइना और रशिया भी जो है ना जिस तरीके से दबाव डालना चाहिए वो भी खामोश है। ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो दबाव एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए वो अभी तक हम नहीं देख रहे, लेकिन इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त ज़रूर हुई है, एक दबाव ज़रूर आया है ICJ की जानिब से। नाजरीन, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंतखाबात का मौसम है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना मंशूर जारी कर चुकी है और अब इसके तहत शहर शहर जलसे किए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून हर जमात की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी को लेकर बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी तक हर जमात ही शिकवा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब इन शिकवों में कितनी सदाकत है ये जानने के लिए अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन पर जो सिलेक्शन का इल्ज़ाम है ये जायज़ है या नहीं है। ये सवाल लेकर मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब जाऊँगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो सिलेक्शन की बातें हो रही हैं, किस हद तक जायज़ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में एक टसल सी चल पड़ी है, कंपटीशन है कौन आगे निकले और कौन किस तरह से अपनी मंजिल पाए। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास उसका सिंबल नहीं है, दूसरा ये है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर अपने लोगों को मुतारिफ़ करके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कि इनको वोट दे दिया जाए और इनको कामयाब बनाया जाए। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ। उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आज जो जिनके लिए मुश्किलात हैं उनके लोगों पर केसेस हैं, 2018 में वो बहुत मज़े में थे और दूसरे लोगों पर केसेस थे और 2013 में भी इस तरह ये चीज़ें सिलसिला चलता है। और अगर वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी रिज़ल्ट आता है वो लोग अपने मुंतखब लोगों को, अपने जो अब लोग हैं मनपसंद लोग, मनपसंद पार्टियों के कैंडिडेट्स, उनको वो करें और फ्री सबको वो दिया जाए कि वो अपने जलसे करें, जुलूस करें, तमाम चीज़ें करें। तो इस पे मेरे ख़्याल में थोड़ा सारा देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर ये होगा जो रिज़ल्ट होगा इलेक्शन का, चाहे वो नून लीग के हक़ में आए, इस्तेकाम पार्टी साथ में कुछ उनके शेयर होल्डर हो या पीपल्स पार्टी के हक़ में आए, सुन नहीं पा रही मैं आप दोबारा कंट्रोवर्शियल हो जाए, मैं आपका टेक लेने आऊँगी, मुझ तक आवाज़ आपकी ठीक से पहुँच नहीं पा रही तो समझ में नहीं आएगी आपका इस पर तज्जिया क्या है। मैं यही सवाल लेके उसामा की जाने बढ़ती हूँ। उसामा, ये जो सिलेक्शन की बातें हो रही हैं, इलेक्शन जैसे बानी चेयर PTI ने भी, उन्होंने भी ये बात कर दी कि मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन, उसके बाद पीपल की चेयरमैन भी ये बात करते रहे कि सिलेक्शन होने जा रही है जिससे नाकाम बनाएंगे, और तो जमात इस्लामी की जानिब से भी यही शिकवा है। ऐसा ही है क्या? ये वाकई ये सारी सूरत हाल इस जानिब जा रही है? हमने देखिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, जिस तरह आपने भी ये जिक्र किया है, चाहे जमात इस्लामी है, दीगर कई जमातें जो इस बारे में कह रही हैं, फैक्ट्स देखिए हमारे सामने हैं। जिस तरह सही, तो अभी हम जो नाज़रीन सूरत हाल देख रहे हैं जहाँ पर सिलेक्शन की बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात लेवल प्लेइंग की फील्ड के हवाले से भी सामने आ रहे हैं, और ऐसे में हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं जब वो जलसे जुलूस करती हैं इंतखाबात के मौसम में, एक रवायती इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है, लेकिन किस हद तक इल्ज़ामात में सदाकत है। डॉक्टर फ़िज़ा की जानिब चलूँगी मैं ये सवाल लेकर, उसामा से हम रिकनेक्ट करेंगे। डॉक्टर फ़िज़ा, आप सारी सूरत हाल का किस तरह से तज्जिया करेंगी?
अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो जमहूरी अमल है इलेक्शन जो कि होता है, और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे कि जी कोई पार्टी फेवरेट है या कोई पार्टी लाडली है या कोई पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। हर बार ये होता है, और ये वेरी सॉरी टू से हमारे यहाँ ये अलमिया बन गया कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रिजल्ट्स के फ़ौरन बाद हमें सियासतदान आकर बताते हैं कि जी धांधली हो गई है, और तारीखी धांधली हो गई है जी। और इस बार हम ये देख रहे हैं ज़रा ज़्यादा कि प्री पोल रिगिंग जो है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर बहुत से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। किसी पार्टी को लाडला कह देना और किसी पार्टी को ज़्यादा फेवरेट कह देना, ये तो सिलसिला हमेशा चलता रहा है। 2018 में अगर आप जाएँ तो 2018 में किसी और पार्टी को लाडला कहा जाता था, सिलेक्टेड डिसलेक्टेड के लफ्ज़ हमने पहले भी सुने। इस बार वो जो लक़ब है, खिताब है, वो किसी और को दिया जा रहा है। पहले से एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह अगर कोई आ गया है तो वो बाकायदा सिलेक्ट होकर आ गया है। अच्छा, ये जमहूरी अमल को मशकूक बनाने के मुतरादिफ है, क्योंकि शफाफियत पर पहले से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, जमहूरी अमल इलेक्शन करवाना उनका काम है। इलेक्शन कमीशन के किरदार को मुतनाज़े किया जा रहा है। अच्छा, मुल्क की 3 बड़ी शख्सियात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाक फ़ौज के सिपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब इस पॉइंट पर बिल्कुल यकसू हैं कि जी ये जो इंतखाबात हैं ये वक्त पर होने चाहिए, और ये जमहूरी अमल है। आवाम को पूरा राइट है कि वो किसको वोट देते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, किसको ये राइट देते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाएँ, उनकी नुमाइंदगी करें, उनके मसाइल हल करें, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कुछ डिसाइड करें, वहाँ पे कानून साजी हो। लेकिन सॉरी टू से वहाँ पे जब ये पार्लियामेंट बनता है तब भी हम देखते हैं कि एक दूसरे की टांगे खींची जा रही होती हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी होता है। वहाँ पे भी जाके अवाम के लिए काम नहीं किया जा रहा होता। अपना होमवर्क आपका ज़ीरो होता है, आपने काम किया नहीं। अगर मैं आम अल्फाज में ज़रा समझाना चाहूँ, जो आवाम समझेगी, सबसे सस्ता चूरन जो मंजन बिकता है वो शायद ये होता है कि इल्ज़ाम तराशी कर दी जाए, इदारों को मुतनाज़े बना दिया जाए। अभी सब बल्ले के निशान का मामला था। इलेक्शन कमीशन का ही जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस पर भी हमने देखा कि तूफान बदतमीजी बरपा हुआ था सोशल मीडिया पर। यह कहा जा रहा था जिसमें बहुत बड़ी साजिश हो गई है। ये हर चीज को जानिबदारी, गैर जानिबदारी और साजिश और इनके साथ गलत हो गया, उसके तराजू में क्यों तोलना शुरू कर दिया जाता है? एहतशाम साहब, आप किस तरह से सारी सूरत हाल का तज्जिया करेंगे कि ये क्यों ऐसे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, वजह क्या है? एहतशाम साहब की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस सारी सूरत हाल पर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबात का एक मौसम है और उसमें ऐसे इल्ज़ामात का आना, हमने पहले भी देखा गुज़श्ता इंतखाबात में भी इस तरह के इल्ज़ामात आते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी इस वक्त तशवीशनाक बन चुकी है, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन न्यूज़ पंच। जिस तरह से माजी में हम देखते आए हैं कि इलेक्शंस के बाद बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो सामने आती हैं और सिलेक्शन की गूंज हमें दिखाई देती है, सिलेक्टेड के टर्म्स हमारे सामने आती हैं। लेकिन इस बार प्री पोल रिगिंग, जिस तरह से पहले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पहले से इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका है, इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? उसामा ब्रेक पर जाने से पहले अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो कंटिन्यू करें। उसामा, किस तरह से देख रहे हैं ये सिलेक्शन की गूंज आखिर है क्यों? जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई और जिस तरह हमने देखा कि नैब जिसका काम था उनको सजा दिलवाना और वो सजा उनको हो चुकी थी, जिस तरह नैब फिर उससे उल्टे पांव भागा है वो हमने देखा। एक तरफ हम देखते हैं कि अब भी तोशाखाना की अगर बात की जाए तो गाड़ी नहीं ले सकते, अभी तक कानून यही है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते। एडमिटेड फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी ली और जब ये दौर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जरदारी साहब को मिली, वो केस आप देखिए कि पेंडिंग चलता है। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स जेल में भी है तो उसके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर केस चल रहा है। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि एक केस पुराना है, वो अभी तक उसका हतमी फैसला नहीं आ पा रहा, और अगर कोई केस में फैसले थे भी तो वो सारे रिवर्स हो गए। इस तरह आप देख लीजिए कि हमने बहुत सी ऐसी वीडियोज देखी हैं जहाँ पर पुलिस से लेकर दिगर इंतजामिया तमाम, आप प्रोटोकॉल देख लीजिए, आप सरकारी टेलीविजन पर कवरेज देख लीजिए, आपको बिल्कुल और तरह से मिलेगी। और फिर किसी और के लिए दफ्तर भी नहीं खोल सकते, छापे हैं, घरों पर छापे हैं, कोई बैनर नहीं, कुछ भी नहीं आप कर सकते। हत्ता कि कोई खातून भी निकलेगी कहीं बाहर तो उसको भी हिरासा किया जाएगा, उससे कागजात भी छीनने की कोशिश की जाएगी।
तो इस वजह से नजर आता है कि जनाब ये सारा लाडलाइज्म सारा चल रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन के अपने एहलकारों के खतूत नजर आते हैं कि जनाब सेक्रेटरी हो या IG पंजाब हो हमारी नहीं सुन रहा, दफ्तरों से लोगों को अगवा किया जा रहा है, रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों से लोगों को अगवा किया जाता है। अभी हाल ही में कसूर में जो रिटर्निंग अफसर है वो नून लीग की कैंपेन भी चला रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वही जिन्होंने कागजात नामजदगी किसी के रिजेक्ट किए किसी के एक्सेप्ट किए वो अब कैंपेन भी चला रहे हैं। तो ये सब वो चीजें हैं जिससे नजर आता है कि एक लाडलापन कहीं लाडलापन हमें दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और वही वाली बात आ जाती है कि कुछ सिचुएशन सिनेरियो ऐसा है जिसकी वजह से ये गूंज हमें सुनाई भी दे रही है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये आखिर बातें भी क्यों हो रही हैं इलेक्शन से पहले ये सिलेक्शन हो गई? देखिए, बातें अगर आप देखें कि इलेक्शन से पहले ये चीज़ें होती हैं, लोग उसमें कई में सदाकत होती हैं, कई में सदाकत नहीं है। अभी उसामा भी कह रहे थे कि बाज़ जगह पर बिल्कुल नज़र आता है, आप कहीं पे भी चले जाएं कि इस वक्त सिंध में चले जाएं पीपल्स पार्टी वही प्रोटोकॉल उनके पास, वही पुलिस की हिफाजती तमाम उनके पास, सारे वो उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नून लीग है, उनको भी इसी तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। IPP के लोग हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की ये बात या PTI के लोगों की ये बात, मेरे ख्याल में उसके जो वो बातें कर रहे हैं उतना भी नहीं है, लेकिन यह है कि है ज़रूर। अब उसको किस तरह उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए, उनके कंप्लेंट्स को किस तरह देखा जाए ताकि आगे चल के ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो। इलेक्शन में होती हैं जिनके हलकों में कुछ जो वर्कर होते हैं वो अपने ज़रा कोशिश करते हैं कि वहाँ से वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएँ। कुछ होता है ये थोड़ा बहुत 19-20 या 18-20 कहीं होता है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हो जाए तो उससे फिर इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं उस पर एक असरात पड़ेंगे। वो आप हुकूमत भी कर लेंगे, हुकूमत बना भी लेंगे, लेकिन शायद वो उस तरीके से एक कवर आपको ना मिल सके। बेहतर यही है, क्योंकि अभी इस इलेक्शन में जिस तरह खबर चली थी कि फॉरेन ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, चीज़ें जब यहाँ से रिपोर्ट जाएंगी वो ठीक नहीं होगी। ठीक है एहतशाम साहब, अभी जो सारी सूरत हाल पर आपका तज्जिया क्या है? देखिए, दो चीजें, ये तो हम ओवर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है ना बहुत ज्यादा हम देखते हैं जिस तरीके से इख्तलाफात का शिकार है, और हम देखते हैं इल्जामात है, एक्विजिशन है, काउंटर एक्विजिशन है। असल बात यह है कि ये सियासत म्यूजिकल चेयर का खेल तो डेफिनेटली बना है। पावर पॉलिटिक्स में हमने यही सब कुछ होता है, तो किस पार्टी की बात कर रहा होता है, किसकी बात कर रहा होता है। लेकिन असल बात है कि इस स्टेज पे आके जबकि हम देख रहे हैं 7-8 दिन 10 दिन रह गए इलेक्शन में, ये कहना है कि जी सिलेक्शन की जा रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा ख्याल ये ज्यादती की बात है। खास तौर पे मैं भी बड़ा नाफिक रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का, लेकिन आप देख रहे हो ओवर द ईयर कई चीजें ठीक हुई हैं। अब तो मोहर सबक लगाई है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बल्ले के निशान के हवाले से, तो मेरा ख्याल असल फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं PTI के लोगों को है जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए अब हो क्या रहा है, असल बात है कि जहाँ ये मामला जा रहा है तो लग रहा है कि कैसे से हाइब्रिड निजाम हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। अगला हाइब्रिड प्लस का लोग जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जिसकी बुनियाद पे सब बातें हो रही। अब मुझे बताएं जो 3-4 बड़ी प्लेयर हैं उनको क्यों नहीं कर रहे थे? क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कह रही है, PMLN कह रही है, JUI कह रही है, ANP कह रही है, MCON कह रही है, ठीक है सबके इखराजात अपनी जगह, लेकिन कोई इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा जिस तरह मेरा ख्याल कुछ लोग बना रहे हैं। या तो उनको लग रहा है देखो इतना कुछ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट काउंटर भी दे जाके हमने सिर्फ 95% जो आजाद अरकान जो PTI के उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। आज 5 टॉप के लोगों को मिल गई, जिसमें आप भी शामिल है, सनम जावेद भी शामिल है, इस तरह कुछ और 3-4 लोग शामिल है। तो अब मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई ऐसी चीज रहे कि सिवाय इसके कोई इल्जाम लगाए। ये हर चीज अपने मतलब की नहीं हो सकती। जब आपको कंधों में बिठा के लाए थे मीडिया तो आप बड़े खुश थे, आज मीडिया के खिलाफ है। वही जो मुखतरा आपको लेके आई थी तो सब अच्छा था, आप कहते थे PTI और पाकिस्तान की आर्मी में जिंदगी में 76 सालों में कभी इस तरह जज नहीं किया, सब किया। अब क्या हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप जमात की साथी शुरू कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा सीरियल नहीं है मैसेज दुनिया के लिए कि इलेक्शन सर पे खड़ा है और आप उसको मजीद कंट्रोवर्शियल बनाए जा रहे हैं। अलग बात है 11 इलेक्शन हुआ है, 1971 या 2013 का इलेक्शन वो ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। उसके बाद से तो सारे लोग यही कह रहे हैं।
अपनी अपनी असल जेल शुरू होगी। अब तो लेकिन सर ऐसे क्रैकडाउन भी तो ये अनप्रेसिडेंटेड हम देख रहे हैं ना, जो अभी अब सारी सिचुएशन सामने आ रही है, कार्रवाइयाँ। बहरहाल आपका टेक इस पर आ गया है। चूँकि इलेक्शन का मौसम है, इसी से रिलेटेड एक और हम देख रहे हैं कि अभी इंतखाबी जो मुहिम चलाई जा रही है वो किसकी कितनी इफेक्टिव है, ये सवाल लेके मैं डॉक्टर फिज़ा की जाने बढ़ूँगी। डॉक्टर फिज़ा, किस तरह से देख रही हैं, किसकी मुहिम आप समझती हैं इस वक्त बेहतर है? मेरे ख्याल से अगर पूरी मेरिट पे बात की जाए, पीपल्स पार्टी सबसे आगे दिखाई देती है। उसकी वजह ये कि सबसे पहले जिस पार्टी ने अपना मंशूर दिया वो पीपल्स पार्टी है। फिर आवाम से रब्ता होता है ना, अवामी रब्ता मुहिम होती है, क्योंकि वोट आपको आवाम से चाहिए होता है। आवाम आपको इलेक्ट करती है, आवाम आप पे एतमाद करती है, आप पे एतबार करती है, आपको वोट देती है। तो आवाम के साथ जो रब्ता है वो भी हमने देखा कि जलसे सबसे पहले किसने शुरू किए, बिलावल साहब ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर इनकी मैंने मीडिया स्ट्रैटेजी देखी, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि तमाम टीवी चैनल्स पर आप देखें कि उसमें छोटे बड़े तमाम चैनल्स शामिल हैं, जहां पर हम बिलावल के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं कि बिलावल साहब इसमें भी ज़रा बाजी ले गए। एक होता है कि घन गरज के साथ एक जब जलसे किए जाते हैं कि इंतखाबी माहौल है, वो कि मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि हमेशा हम देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में एक पार्टी ये नहीं बताती कि हमने क्या क्या दिया या हमने क्या क्या किया या हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई, हमें अब दोबारा मौका मिला तो अपने फ्लॉज को कैसे फिक्स किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा तनकीद दूसरों पर की जा रही होती है। इस बात पर जोर होता है कि दूसरे ने क्या नहीं किया, दूसरे से क्या गलतियां हो गई। बहरहाल ये इलेक्शन का एक माहौल होता है, एक अंदाज होता है, तो वो जो घन गरज एक लहजे में होती, बिलावल साहब के लहजे में दिखाई दे रही है। लाहौर से इलेक्शन लड़ना बड़ा चैलेंज था उनके लिए, फिर उसके बाद लाहौर पंजाब में अपना पावर शो दिखाना ये उससे बड़ा चैलेंज था। तो इस सब चीज़ों में मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी विदाउट एनी डाउट बाजी लेगी, आगे है। अब जैसे हम नून लीग है जिसकी जीत के हवाले से पीपल्स पार्टी खुद भी बातें कर रही कि शायद उनको सिलेक्ट कर लिया गया, बहरहाल इल्ज़ाम है, लेकिन PMLN का मंशूर अभी आज की तारीख तक नहीं आया, ये मंशूर कल आएगा। बहरहाल नून लीग के हवाले से मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है। मियाँ साहब की सिचुएशन में अगर आप समझें, एक लीडर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे, जिस तरह इलेक्टेबल्स के बारे से बात हो रही है, पार्टी में लोग नाराज हैं, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना, तो मियाँ साहब पहली बार इस अमल से नहीं गुजरे कि टिकट किसको देना है। 7-8 बार उस अमल से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर इतना टाइम क्यों लगाया गया, क्योंकि कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि आपने बैलेंस कैसे करना है कि किसी का अगर एहसान उतारना है, कोई मुश्किल वक्त में काम आया था और अपने बंदे को भी नाराज नहीं करना, तो बैलेंस करना किसी लीडर के लिए फिज़ा, आपका पॉइंट आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अभी सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें जलसों में सबसे आगे दिखाई दे रही है इंतखाबी मुहिम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर खबरों पर बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन, आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM अपने जलसे कर रही है। और ऐसे में बूरेवाला में मरीम नवाज़ ने आज जलसे से खिताब किया और आज उन्होंने ये कह दिया कि कल अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी काफ़ी तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। मुल्तान में उन्होंने जलसे से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदानों ने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया, पूरे मुआशरे को तकसीम कर दिया। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। तो बिलावल ये कह रहे हैं कि पुरानी तर्ज़ सियासत ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिए। वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं, पुराने सियासतदानों को ताने भी दे चुके हैं। उनकी इस बात में कितनी हम कह सकते हैं सदाकत है, इससे हमारे पैनलिस्ट क्या उनकी राय है, वो इससे मुतज़ाद राय रखते हैं या इससे इत्तेफाक करते हैं। एहतशामुल हक साहब की जाने बढ़ूँगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के इस बयान को? वाकई पुरानी सियासत को अब ख़त्म होना चाहिए? देखिए, जिस अंदाज से कैंपेन चल रही है, जिस अंदाज से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये तो मुझे अब नहीं लग रहा ये PDM+ गवर्नमेंट बनेगी। ये इस वक्त मजीद दबाव बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पंजाब में सिवाय इसके कि PMLN को सख्त रवैया न दिखाया जाए तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। PTI के वोटर को गेन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ये कह के कि आपके लोगों को, बहनों बेटियों के जेलों में बंद किया। मेरा ख्याल है ये सियासी आमना स्टंट से ज्यादा कोई बात नहीं है। ये वही अपने आप देख ले, बिलावल साहब हैं जो कहा करते थे शहबाज साहब जो है ना वो PMLN के नहीं, पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा अहम प्राइम मिनिस्टर है और हम उनके साथ काम करेंगे। अभी आप देख लें, बजाय कोई प्रोवोकेशन नहीं है, इतने खिलाफ क्यों हो गए। ये है कि ये चैलेंज किया PMLN को, उनके होम ग्राउंड में जाके, बैटल फ्रंट है पंजाब। अभी आप देखें, होना तो चाहिए था कि PML सिंध में जाके देख नहीं गए। कंपेन उन्होंने, बिलावल ने बहुत पहले शुरू की, बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि निश्चर ज्यादा चुभोए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। कभी बूढ़े होने का तादाना दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि 3 दफा आपने क्या कमाल किया कि 4थी दफा आपको लाया जाए नवाज साहब को कहते हुए।
तो मेरा ख्याल है ये सारी सियासी जिसको कहते हैं स्टंट है। मैं नहीं समझता इसमें हकीकत है, क्योंकि अगर आप जरा सारा नक्शा देखें कि अब इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग जाए कि इस दफा IPP शामिल होगी, बाकी सियासी जमातें भी शामिल होगी। तो एक नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं होगी लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और दरबारी साहब लगा के बैठे हैं जिस तरीके से कि वो भी दोबारा प्रेसिडेंसी में चले जाएंगे, तो हैरान होगी के बाद भी सूरत हाल ऐसी नजर आएगी कि आपको लगेगा कि उनके दरमियान कोई झगड़ा ही नहीं था। ठीक है उसामा, आपकी राय क्या है इस पर? बिलावल की स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक रिएक्शन है नून लीग के खिलाफ, तो उसको वो कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए उनकी सारी स्टेटमेंट्स कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उनके कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, दहशत फैलाई गई है नून लीग की तरफ से, दहशत ज़दा कर दिया उन्होंने, ये जब मैं आऊंगा तो इस तरह औरतों को की तजलील नहीं होगी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, हम लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। आप देखिए वो बिल्कुल इस तरह से नजर आ रहा है कि जो एक रिएक्शन आया है नून लीग के खिलाफ कि जो सारा कुछ माहौल बना है खौफ की फजा, जबर और जुल्म की, तो इसलिए वो इनको एड्रेस करके और बाकायदा कह रहे हैं, ये उनके जुमले हैं कि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि शेर का शिकार तीर से किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझ आ गई है, तो वो अपना यहाँ पर वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने पंजाब में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि नून लीग के खिलाफ जाकर और फिर जो वोटर तहरीक इंसाफ का है उसको अपनी तरफ ला सकें। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि 16 महीने जब आप रहे और एक तसलसल नजर आ रहा है और फिर आहिस्ते से उन्होंने बिल्ड किया और जब ये महसूस किया कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, ज़ाहिर है उनके भी वो भी सर्वेस करवाते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, समझते भी हैं, यहाँ के लोग उनको बताते हैं कि बड़ी रिजेंटमेंट आ चुकी है लोगों में इस वक्त पंजाब में, तो उसको कैश करवाने के लिए बिलावल साहब की स्ट्रेटजी है। लेकिन 16 महीने आप साथ रहे, आप उसी काबीना का हिस्सा रहे, वही राना सनाउल्लाह जिस पर आज इल्जाम लगा रहे हैं वो वजीर दाखिला थे, तो आप वजीर खारजा थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब ये वाला चूरन जो है ये अब बिक सकेगा। अच्छा, उसमें तो वैसे शहबाज शरीफ साहब का भी वो रिएक्शन आ गया ना कि सीक्रेट जेल्स सिंध में जो हैं वो भी बंद की जाएं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये जो पुरानी तर्ज सियासत है बिलावल जिस तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, इसकी वजह से तकसीम है मुआशरे में? देखिए, तकसीम तो माशरे में पॉलिटिकल कभी अगर 30 साल पहले आप देखें कि पीपल्स पार्टी पहले दिन हल्फ लेती बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उस वक्त नून लीग की उस वक्त तो नून लीग नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पहले दिन से तय कर ली थी कि इस हुकूमत को किस तरह हटाना है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब आते तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आते कि किस दिन पहले तकरीर में कि जी हमने किस तरह इसको हटाना है। वो पोलराइजेशन ख़त्म हुआ, थोड़ी सी बेहतर उनको पोजीशन कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, असल में हमें लड़ाया जाता है, थोड़ी सी बेहतर है। अब मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उसामा से, ये एक शायद उनके पास कोई दूसरा, उनको पता है कि पंजाब में कोई और बात जो है वो शायद लोगों को अट्रैक्ट ना करे, वोटर्स को, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अब आप तमाम उस अमल में शामिल थे कि जो PTI के साथ हुआ, PTI के लोगों के साथ हुआ, 9 मई का भी आपने जो है बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम किया। आज आप कहते हैं कि वो वोट मुझे दे दें, उसके कारकुन हम वो करेंगे, और फिर डराना बहुत माने खेज़ हैं। उसका बयान 3-4 दिन पहले जो बिलावल ने किया कि ये अगर आपने नवाज़ शरीफ को इलेक्ट किया तो आप नहीं जानते हैं कि वो किस तरह बदला लेगा। वो किसी और को नहीं कह रहा था, वो गालिबन मेरे एतबार से वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि आप कभी इसको आप नाम करें, ये आपके साथ जो करेगा वो करेगा। तो एक खुशनवीदी भी है, खुशनवीदी भी है कि आप जो है हमारी तरफ तवज्जो दें। तो डॉक्टर फिजा, आप किस तरह से देख रही हैं? ये वाकई सियासी स्टंट है जैसे हमारे दीगर मैं तो इसको ऐसे देख रही हूँ कि आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा, मैं आपको पीछे नहीं लेकर जाऊँगी, थोड़ा सा ज़रा पीछे जाएं आप तमाम लोग, ज़रा रिकॉल करें। बिलावल साहब ने एक बयान दिया था 70 साल बाबों के हवाले से, जिस पर फिर सुना था कि जरदारी साहब थोड़े नाराज़ भी हुए थे। जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि जी बिलावल अभी अनट्रेंड हैं, अभी उनका तजर्बा नहीं है। फिर जारी बात है मुखालिफिन ने इस जुमले को पकड़ा और ये जुमला आइंदा तक इस्तेमाल होता रहेगा कि बिलावल के वालिद ने खुद अदम एतमाद का इजहार किया कि बिलावल अनट्रेंड है। उस पर बिलावल खैर अपने वालिद से नाराज़ भी हुए, लेकिन वालिद बेटे का रिश्ता उन्होंने मना लिया। फिर आपको याद होगा कि बहुत से लोग इनकी पार्टी के आकर इस बयान को वजाहत इस तरह करते थे कि बाप के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा होता है, ना तजर्बाकार होता है, तो एज
एज अ फादर उन्होंने कह दिया, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चे नहीं है, इन्होंने बड़े होकर इनको अनट्रेंड कहा गया, बड़े हो चुके हैं, बल्कि वो वज़ीर खारजा रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं। मुझे लगता है मॉडिफाइड वर्जन है उसी बयान का कि 70 साल बाबों पे तनकीद हुई थी, अब ये बेसिकली अब ये पुराना तर्ज सियासत इन्होंने उस पर तनकीद करनी शुरू कर दी। तो पुराने लोगों ये हमारे सामने मौजूद है, पुराने लोगों से भी मुखातिब में बिलावल साहब, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल ठीक है आपका ये सवाल, पार्टी के पुराने लोगों से भी मुखातिब में बिलावल साहब। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फिजा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आप तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर के साथ मौजूद थी उसामा गाजी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।